हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 5 न्यू बुक से लिया गया है। जो नए अभी बुक है 2023-24 का, उसी बुक से ये प्रश्न लिया गया है। अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्नों को करते हैं हल। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब समझ गए क्या है, समकोण त्रिभुज है और ऊंचाई बोल रहा है तो ऊंचाई का मतलब होता है लंब। ऊंचाई मतलब लंब, तो लंब या ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये है आपका प्रश्न। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न को समझिए, इसके बाद हल कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसके बाद हम इसके दो जो अन्य भुजाएं हैं उनको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक भुजा दे दिया है जो है वो कर्ण। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। बाकी के लंब यानी कि ऊंचाई और आधार भी हमें ज्ञात करना है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश होता है। यहाँ पे मैं चित्र द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर यह एक त्रिभुज है, देख लीजिए। अब यहाँ पर ये आपका कहलाएगा कर्ण, ये आपका कहलाएगा ऊंचाई या लंब, और ये आपका कहलाएगा आधार, है ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री या 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इस त्रिभुज को हम कहेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर सिर्फ कर्ण का मान दिया है, कितना सेंटीमीटर बताया गया है, 13 सेंटीमीटर बताया गया है ना। ये m है 13 सेंटीमीटर। अब हमें आधार क्या है इसे ज्ञात करना है, और ये लंब बराबर क्या है इसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। तो अभी हमें मालूम नहीं है कि लंब कितने सेंटीमीटर है और कर्ण कितने सेंटीमीटर है। सिर्फ कर्ण दे दिया है, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। आधार कितना सेंटीमीटर है ये मालूम नहीं है, और लंब कितना सेंटीमीटर है ये मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना। तो यहाँ पर देखिए मैं मान लिया हूँ, माना एक समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। क्योंकि अभी हमें आधार ज्ञात नहीं है, इसलिए हम कितना मान लिए हैं, आधार x सेंटीमीटर है। तथा ऊंचाई अर्थात लंब, है ना, लंब कितना मान लिया हूं, x ऋण 7 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर लंब जो है, ऊंचाई जो है x ऋण 7 सेंटीमीटर सर क्यों मान रहे हैं। तो आपको मैं प्रश्न दिखा रहा हूं, यहाँ पे प्रश्न में शर्त दिया है उसके हिसाब से माना गया है। यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई मतलब लंब जो है आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है कह रहा है ना। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, ऊंचाई अर्थात लंब। किससे कम है, आधार से कम है। जैसे यहाँ पर समझिए चित्र बना रहा हूँ, ये आपका एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। ये आपका कर्ण है, तो कर्ण का मान तो दे दिया है, और ये है आपका क्या, लंब, है ना। और ये है आपका क्या, आधार। ये आपका आधार कहलाया। तो क्या कह रहा है प्रश्न, जो लंब है, जो ऊंचाई है, वो किससे कम है, आधार से। तो कितना कम है आधार से, 7 सेंटीमीटर कम है। आधार को माने हैं हम x, तो x से कितना कम होगा, 7 सेंटीमीटर। इसीलिए हम x ऋण 7 माने हैं, किसको, लंब को, ऊंचाई को। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई जो है, लंब जो है, हम x ऋण 7 सेंटीमीटर क्यों माने हैं। चलिए अब हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से। तो ये प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपको ये तो मालूम ही होगा, ये वाला सूत्र, है ना। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कर्ण बराबर कितना दिया है, प्रश्न में ही बता दिया है कर्ण का मान। आप बुक खोल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ताकि आप देख सको कि कर्ण बराबर कितना दिया है। तो कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, इसलिए कर्ण के स्थान में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग है तो 13 का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न को खोल के रखिए।
ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर बराबर दिया है लंब, तो देख लीजिए अपन हम लंब को क्या माने हैं, क्या माने हैं, लंब बराबर ऊंचाई बराबर x ऋण 7 सेंटीमीटर माने हैं, लंब बराबर x ऋण 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोष्टक के अंदर x ऋण 7 का वर्ग, क्योंकि लंब का वर्ग कह रहा है। फिर यहाँ पे दिया है धन आधार का वर्ग, तो आधार बराबर हम क्या माने हैं, देखिए आधार बराबर यहाँ पे देख सकते हो, माना एक समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो आधार के स्थान पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा है, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छी मेहनत से पढ़ा सकूं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 13 का वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, 13 गुणित 13 बराबर x ऋण 7 का वर्ग कह रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x ऋण 7 गुणित x ऋण 7, ठीक है। अब क्या दिया है, धन x का वर्ग, तो कोष्टक को हटा के सिर्फ हम धन x का वर्ग बस लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 13 गुणित 13 है, 13 का गुणा 13 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 की 9 आएगा। उसके बाद 13 का गुणा फिर 1 के साथ होगा, तो 13 एकम 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो इस तरह से आ गया कितना, 169, ठीक है। अब यहाँ से बराबर दिया है तो बराबर, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से समझना, आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए, बिल्कुल ध्यान समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, यहीं दिमाग रखना। देखिए ये x का गुणा सबसे पहले x के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, x का गुणा होगा तो x का वर्ग हो जाएगा, समझ गए। अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना, मैं इंगित भी करते जा रहा हूँ किसका गुणा किसके साथ हो रहा है, ठीक है। अब इस x का गुणा अब किसके साथ होगा, ऋण 7 के साथ होगा। तो देखिए ये x जो है अभी धनात्मक में है और ये 7 जो है ऋणात्मक में है, तो धन ऋण का हो जाएगा ऋण, फिर x का गुणा होगा इस 7 के साथ, तो हो जाएगा 7x, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, देखिए ये x का गुणा इस x के साथ भी हो गया, 7 के साथ भी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाले ऋण 7 का गुणा होगा इस x के साथ, तो क्या आएगा, 7 ऋण में है और ये वाला x धन में है, तो ऋण और धन का ऋण होता है, फिर इस 7 का गुणा इस x के साथ होगा तो 7x ही आएगा, है ना। यहाँ भी आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, इस ऋण 7 का गुणा इस ऋण 7 के साथ होगा, तो ऋण ऋण का होता है धन, और 7 का गुणा जब ये 7 का गुणा जब इस 7 के साथ होगा तो क्या आएगा, 7 7 49, तो यहाँ पे आ गया 49। अब धन x का वर्ग है तो धन x का वर्ग। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप अच्छा से समझ गए हैं गुणा जो किया हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 169, तो हम लिखेंगे 169, फिर बराबर दिया है x का वर्ग, तो x का वर्ग लिख लेते हैं। उसके बाद x का वर्ग वाला और कौन है, यहाँ पे ये देखिए अंतिम में है x का वर्ग, तो इसको लिखेंगे इसी के पास में, x वर्ग वाले पास पास में रहेंगे। तो ये x का वर्ग जो है धन का x का वर्ग है, तो यहाँ भी आएगा ये, तो धन का x का वर्ग लिखेंगे, समझ गए। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो। उसके बाद x का वर्ग वाला आप कोई नहीं है, x वाला बस है, तो ऋण 7x है और ऋण 7x है, दो ऋण 7x है ना, तो ऋण ऋण का होता है धन, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7x और 7x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। दोनों में ऋण का चिन्ह है और दोनों समान है, बराबर अंक हैं, है ना, तो यहाँ पे आएगा ऋण 14x, क्योंकि दोनों में ऋण है और दोनों बराबर हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि ऋण 7 है फिर ऋण 7 है, जब दोनों बराबर होते हैं उनमें एक ही चिन्ह लगा होता है, जैसे कि ऋण 7x ऋण 7x, तो यही चिन्ह इसके बराबर क्या आएगा, ऋण 14 आएगा, और x है तो x आएगा, इसीलिए ऋण 14x लिखा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद धन 49 दिया है, तो धन 49 और धन x का वर्ग जो दिया है उसको हम पहले से ये लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए कमेंट्स करके भी बताना कि आपको समझ में आता है या नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 169 है, तो 169 बराबर x का वर्ग धन x का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, कितने x के वर्ग हैं, 2x के वर्ग है ना,
इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का वर्ग, दोनों को जोड़ दिए, है ना। एक x का वर्ग धन एक x का वर्ग, इसका मतलब कहलाता है x का वर्ग धन x का वर्ग, मतलब 2x का वर्ग है। कितने x के वर्ग कहला गए? 2x का वर्ग कहला गए। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। यहाँ पर एक x का वर्ग आया है और यहाँ पर भी एक x का वर्ग है और दोनों के बीच में धन का चिन्ह है, दोनों को जोड़ दिए तो 2x का वर्ग आ गया। ऋण 14x है धन 49 है तो 49। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि हर एक बात को बहुत ही सरल तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 169 है तो 169 लिख लेते हैं। इस पक्ष में देखिए 2x का वर्ग है, ऋण 14x का वर्ग, 14x बस है। इसके बाद धन 49 दिया है, यानी कि 49 के साथ में x जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 49 को, अभी ये कौन से पक्ष में है, ये है आपका दायां पक्ष में, कौन, 49, इसको हम बराबर किस साइड ले आते हैं, बायां पक्ष में। तो ये धन का 49 है तो ये हो जाएगा ऋण का 49, समझ गए। यानी कि अंक वाले एक पक्ष में और x वाला एक पक्ष में। अब बराबर इस पक्ष में क्या बचा, सिर्फ 2x का वर्ग ऋण 14x, ठीक है ना। अब देख सकते हो सिर्फ ये जो दायां पक्ष है इस पक्ष में सिर्फ x वाले हैं और बायां पक्ष जो है इसमें अंक हैं, संख्याएं बस हैं, x वाला नहीं है। लेकिन जब इस 49 को हम, ये अभी 49 कौन से पक्ष में है, दायां पक्ष में, इसको हम बायां पक्ष में लाए हैं तो ये हो गया है ऋण 49 और इस पक्ष में ये था धन 49। जब पक्ष बदलता है इस प्रक्रिया को हम पक्षांतरण भी कहते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल के क्या हो गया, ऋण हो गया। उम्मीद कर रहा हूं यहां भी आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से x वाले एक पक्ष में हो गए हैं और संख्याएं जो है एक पक्ष में हो गए हैं। अब यहाँ पे 169 ऋण 49 दिया है तो घटा दीजिए, 9 में 9 घटेगा कितना बचेगा, 0। 6 में 4 घटाओगे कितना बचेगा, 2। एक जम कहते हैं उतर जाएगा तो 120 आ गया। बराबर दिया है तो बराबर। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, 2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यानी कि 2 को हम बाहर लिखेंगे और बाकी की चीज़ को कोष्टक में। तो यहाँ पे आएगा x का वर्ग, ठीक है। और जब 2 का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो 2x का वर्ग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऋण कितना आएगा, 7 आएगा। तब 2 का गुणा 7 के साथ होगा तो 14 आएगा, क्योंकि ऊपर 14 दिया है ना। तो इस 2 का गुणा इस x के साथ करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 2x का वर्ग आ जाएगा। उसी प्रकार इसी 2 का गुणा इस 7 के साथ करोगे तो कितना आएगा, ऊपर 14 दिया है तो 14 आ जाएगा। लेकिन 14 के साथ में x दिया है तो इसलिए यहाँ पे आएगा 7x। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे कोष्टक में और बाकी ये जो समझाया था इसको मिटा देते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिखने के बजाय मैं ऋण बस लिख दिया तो बराबर रहेगा, ठीक है, समझ गए, है ना। ऋण 2 आ गया था, ऋण 2 लिख दिया था मतलब, तो ऋण 2 नहीं है, वो बराबर है, जो ऊपर दिया है बराबर वही बराबर उतर जाएगा, समझ गए। तो क्या आ गया, 120 बराबर 2 गुणित कह सकते हो या कोष्टक के अंदर x का वर्ग ऋण 7x। कैसे आया है मैं आपको समझा दिया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं है तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर जब 2 का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो 2x का वर्ग आ जाएगा, और क्योंकि ऊपर 2x का वर्ग है और 2 का गुणा जब ऋण 7x के साथ होगा तो ऊपर दिया है ऋण 14, तो 7 का गुणा 2 के साथ होगा तो 7 दूनी 14 x आ जाएगा। इस तरह से ऊपर क्या दिया है, ऋण 14x दिया है तो ऋण 14x आ जाएगा, 2 का गुणा 7 के साथ होगा तब। अब इसको हम क्या करेंगे, 120 दिया है तो 120 लिख लेते हैं, और ये जो 2 दिया है अभी किस रूप में है आपको पता है, ये x के साथ और ये 7x के साथ, x वर्ग के साथ और 7x के साथ गुणा के रूप में है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसको भी हम, अभी कौन सा पक्ष में है, ये दायां पक्ष में है, तो इसको लाएंगे हम यहाँ बायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा बटे में। जब ये बटे में जाएगा तो इसको कहते हैं हम भाग में हो गया है ना, भाग के रूप का हो गया। तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है, बराबर x का वर्ग ऋण 7x बच रहा है, समझ गए, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है हम कहाँ लिख दिए इस 2 को, ये लिखे हैं, ये वाला 2 है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या बच गया, इस पक्ष में x का वर्ग ऋण 7x बच गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए इसको अब भाग दे देते हैं, बटे का मतलब भाग होता है, तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 6 बार पढ़े हैं तो 12 है इसलिए 6 लिख दिए। तो यहाँ पर अब क्या बच रहा है, ये 6 है और एक ये 0 है, तो इस तरह से बच गया कितना, 60 बच गया। 60 बराबर x का वर्ग है तो x का वर्ग ऋण 7x बच गया, ठीक है।
और ये जो हम दोनों पढ़े थे वो 1 है, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, तो ये शून्य नहीं कटा है। इस तरह से आगे 60 बराबर x का वर्ग ऋण 7x। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हो। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो या करके लिख दो या अथवा करके लिख सकते हो। x का वर्ग ऋण 7x बराबर 60। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 60 बराबर x का वर्ग ऋण 7 दिया है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि x का वर्ग ऋण 7 बराबर 60। ठीक है, समझ गए, ये दोनों के एक दूसरे के बराबर हैं। जब 60 बराबर x का वर्ग ऋण 7 हो सकता है तो x का वर्ग ऋण 7 बराबर 60 भी हो सकता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं यहां भी आप समझ गए हैं। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x का वर्ग ऋण 7x और ये जो 60 दिया है अभी दायां पक्ष में दिया है, बराबर क्यों 60 दिया है यानी कि दायां पक्ष में, तो इसको हम लाएंगे बायां पक्ष में। 60 है अभी धनात्मक में, तो ये हो जाएगा ऋण 60। ठीक है, अब बराबर यहां क्या बच गया, 60 को तो ले आए हैं, है ना, कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब शून्य बच रहा है। समझ गए। अब ये हो गया आपका द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। तो इसको अब हम हल करेंगे, तो कैसे हल करते हैं, देखिए ये जो 7 दिया है, 7 ऋण 7x, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, बांटेंगे। इसका कितने टुकड़े बनाएंगे, 2 टुकड़ा, है ना। मान लीजिए एक टुकड़ा है a, 7 का, उदाहरण के लिए 7 का कितने टुकड़े बनाएंगे, 2। एक टुकड़ा है a और एक टुकड़ा है b। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ऋण 7 आना चाहिए, है ना। जोड़कर या घटाकर, 7x है तो 7x आना चाहिए। और इन दोनों टुकड़ों का अगर हम गुणा करें तो जो 60 दिया है तो 60 आना चाहिए। इस तरह से ये द्विघात बहुपद को तोड़ने का एक नियम होता है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, हल करते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे बताने में नहीं समझ पाओगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहां पे दिया है x का वर्ग, तो x का वर्ग लिखेंगे। 7 को 2 टुकड़ों में बांटना है ऋण 7x को, तो इसको क्या करेंगे, ऋण 12x लिखेंगे और धन का 5x लिखेंगे। 2 टुकड़े बन गए। कैसे, समझिए बात को। जब आप यहां पे मैं ऋण 7x लिखा हूं और धन 5 लिखा हूं, तो ऋण और धन का क्या होगा, ऋण, यानी कि 12 में 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, ऋण 7 बचेगा। और दोनों में x है तो x बचेगा। इस तरह से आप देख सकते हो आपका जो मध्य का पद है, बीच का जो पद है, ऋण 7 है तो ऋण 7 ही आ रहा है। 2 टुकड़ा बन गया। ऋण 7 जो है, ऋण 7x जो है, 2 टुकड़ा बन गया। पहला टुकड़ा बना आपका ऋण 12x, दूसरा टुकड़ा आपका बना धन 5। तो इस तरह से मैं बोला था, जोड़कर या घटाकर ऋण 7 को 2 टुकड़े में बांटना है ना। अब इन दोनों टुकड़ों को जब हम गुणा करते हैं तो अंतिम का पद आना चाहिए। अंतिम का पद क्या है, ऋण 60 है। तो 12 का गुणा आप 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 12 पंछे 60। तो इस तरह से जोड़कर या घटाकर बीच का पद भी आ गया, और इन दोनों टुकड़ों को जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, अंतिम का पद ऋण 60 आता है, 60 आता है। तो इस तरह से आप तोड़ सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। अब यहां पर दिया है ऋण 60, तो ऋण 60 बराबर 0 है, तो बराबर 0। समझ गए हो दोस्तों, क्योंकि 12 में 5 घटाओगे तो ऋण 7 आएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या 12 बड़ी है। और 12 के साथ गुणा करोगे जब 5 का, तो अंतिम पद आपका 60 है, तो 60 आ जाएगा। ऐसा नियम होता है। अब यहां से हम उभयनिष्ठ लेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए एक x बाहर लिखेंगे और एक x को अंदर लिखेंगे कोष्टक के अंदर। तो x का गुणा x के साथ होगा तो x का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब होता है गुणा। और यहाँ पे ऋण 12 बचेगा और ये x ये निकल गया। जब इस x का गुणा होगा इस x के साथ, तो ऊपर ये जो x दिया है x का वर्ग आ जाएगा। और इस x का गुणा होगा इस ऋण 12 के साथ, तो ऋण 12x आ जाएगा। तो ये जो हम उभयनिष्ठ लिए हैं वो सही लिए हैं, ये ठीक है। इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक और कोष्टक में लिख लेना है x ऋण 12, जो ये यहां पर आया है, इसी चीज को उठा के यहां पर लिख लेना है। और इसके बराबर आप देख सकते हो क्या दिया है, 0 दिया है लास्ट में, तो बराबर 0 लिख लीजिए। समझ गए, यहां तक आपका हल हो गया है। अब यहां पर इस x का गुणा किसके साथ करें कि ऊपर धन 5x है तो 5x आए। x का गुणा हम धन 5 के साथ ही करेंगे। इस 5 का गुणा इस x के साथ करेंगे तो धन 5x आएगा। और ये धन 5 का गुणा ऋण 12 के साथ होगा। ये देखिए ऋण 12 दिया है ना, तो इस ऋण 12 के साथ होगा। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कीजिए। तो ये 5 है आपका धनात्मक, 12 है आपका ऋणात्मक, है ना। तो धन और ऋण का हो जाएगा ऋण
तो ऊपर दिया है ऋण, है ना। 5 का गुणा होगा 12 के साथ, तो 12 पंचे 60। इस तरह से हम यहाँ पे जो 5 लिखे हैं वो बिल्कुल भी सही लिखे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस तरह से ये आपका हल हो गया है। ऐसे उभयनिष्ठ निकाला जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x ऋण 12 x ऋण 12 दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो इसका भी उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x ऋण 12 सिर्फ एक बार लिखेंगे इन दोनों को, है ना, इन दोनों को, समझ गए। उसके बाद क्या बचा, x धन 5 बच गया है, तो कोष्टक के अंदर x धन 5, फिर बराबर ये शून्य दिया है तो बराबर 0। अब यहाँ से हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x ऋण 12 बराबर हम 0 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का बराबर 0 दिया है, x धन 5 बराबर भी 0 दिया है और x ऋण 12 बराबर भी 0 दे दिया है। तो इसको जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 12 दिया है ना, तो ये आएगा धन 12, ठीक है। ये आ गया आपका x का मान, और x बराबर हम क्या माने थे, त्रिभुज का आधार माने थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ भी आप समझ गए होंगे, ये आपका क्या है, आधार का मान आ गया है। और इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब x धन 5 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, ऋण 5 आएगा। लेकिन आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2 मान आ रहे हैं x के, तो किस मान को माना जाए। तो फर्स्ट में जो मान आया है x बराबर 12, यही मान आपका जो त्रिभुज का आधार माने थे वही होगा। आपको याद होगा हम त्रिभुज के आधार बराबर क्या माने थे, हम क्या ज्ञात कर रहे थे, त्रिभुज का दो भुजाएं ज्ञात कर रहे थे, है ना। देखिए अन्य 2 भुजाएं, एक भुजा दे दिया है, कर्ण बस दे दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था, लंब और आधार। तो आधार हम क्या माने हैं, आप देख सकते हो, आधार हम माने हैं x सेंटीमीटर, और ऊंचाई अर्थात लंब हम माने हैं x ऋण 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो समकोण त्रिभुज का आधार होगा, यहां पे लिखोगे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या माने थे, x, और आप देख सकते हो x बराबर क्या आया है, फर्स्ट में जो मान आया है 12 आया है, तो बराबर क्या होगा 12। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। x सेंटीमीटर माने हैं, तो x सेंटीमीटर, तो बराबर x बराबर हम क्या माने हैं, सॉरी x बराबर हम माने हैं आधार, और x का मान आया है 12, ये देख सकते हो x बराबर 12, तो ये कहलाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या माने हैं हम, जो आपका ऊंचाई है, आपका लंब है, तथा लंब बराबर माने हैं x ऋण 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बराबर देखिए x का मान 12 आया है ना, तो x के स्थान पे 12 ऋण 7 है, तो 7 सेंटीमीटर में है ये, बराबर 12 में 7 घटाओगे कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो लंब है वो कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, और कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर प्रश्न में दे ही दिया था। तो इस तरह से ये था आपके इस प्रश्न का हल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और